Hello students, and once again welcome back to my channel. Today we are discussing merits and demerits of socialist economic system. This is continuation of economic environment. This is unit 1 and part 4. In previous lecture we have already studied the concept of socialist economic system and the features. So guys, without any further ado, let's get started with today's lecture. अगर आपने वो वाला लेक्चर मिस कर दिया है so प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करना, वहाँ से आप इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में चले जाओगे. एंड इसके बाद जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आपको तभी समझ में आएगा जब आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अच्छे से समझा हो. सो देखिए, प्रोफेसर स्कम्पीटर ने एडवांस्ड 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इन फेवर ऑफ सोशलिज्म. स्कम्पीटर एक बहुत ही जाने माने प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे. ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन थे, वो ऑस्ट्रियन अमेरिकन थे. तो उन्होंने बेसिकली 4 आर्ग्यूमेंट्स दिया इन सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म का, और ये 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं. ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी. अगर आप सोशलिज्म के कंसेप्ट को अपनी कंट्री में अप्लाई करते हो तो आपकी कंट्री में आपकी जो इकोनॉमी है उनमें काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंसी होगी, ग्रेटर लेवल पे होगी. सेकंड है कि वेलफेयर की वजह से आपकी कंट्री में लेस इनइक्वालिटी की संभावनाएं हैं, मतलब कि इनइक्वालिटी लेस होगी क्योंकि आप वेलफेयर पे फोकस करोगे. थर्ड वन इज़ कि उन्होंने बोला कि अगर आपकी कंट्री में सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का कंसेप्ट फॉलो करते हो तो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस आपकी कंट्री में इनका अभाव होगा, एब्सेंस होगा, मतलब एकाधिकार नहीं होगा, किसी व्यक्ति विशेष का या कंपनी विशेष का एकाधिकार नहीं होगा आपकी कंट्री में, आपके इकोनॉमिकल सिस्टम में. फोर्थ वन इसके इन्होंने बोला कि एब्सेंस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन. बिजनेस आपका फ्लक्चुएट नहीं होगा अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंसेप्ट को फॉलो करते हो. ऑब्वियसली अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हो तो इट मीन्स कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट के सारी चीज़ें हाथ में है, मोनोपोली जैसी चीज़ें नहीं है, कोई कंपनी नहीं है मार्केट में जो भी कर रही है, जो भी रेट डिसाइड कर रही है, जो भी क्वांटिटी कंज्यूमर को बाय करना है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी या इतना यूनिट कंज्यूमर बाय कर सकता है. तो वहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता. कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, मतलब डिमांड एंड सप्लाई में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, वो फिक्स्ड है सारा कुछ. तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो बिजनेस रहेगा वो एज इट इज़ बना रहेगा. अब इसको थोड़ा सा डिटेल वे में हम डिस्कशन कर लेते हैं वन बाय वन फटाफट. तो ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या बोलता है? ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी में है कि कंसेप्ट देखो अंदर कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी अंडर सोशलिज्म इज़ ग्रेटर दैन अंडर कैपिटलिज्म. मतलब कैपिटलिज्म की, पूंजीवादी की तुलनात्मक सोशलिज्म में इकोनॉमिक एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू, इट मीन्स कि गवर्नमेंट के थ्रू. और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एग्जॉस्टिव सर्वे करती है. एग्जॉस्टिव सर्वे का मतलब एक्सटेंसिव सर्वे, संपूर्ण सर्वे. एग्जॉस्टिव का मतलब हिंदी में होता है संपूर्ण, और इंग्लिश में सिनोनिम है संपूर्ण. मैं यहाँ लिख देती हूँ. इस कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना कि इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, और इसका एक सिनोनिम होता है एक्सटेंसिव. ठीक है. सो एक्सटेंसिव सर्वे करती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. रिसोर्सेज का मतलब, रिसोर्सेज क्या होते हैं? आपके पास में लैंड, लेबर, कैपिटल, दीज ऑल आर दी रिसोर्सेज फॉर एनी कंपनी, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सेटअप देयर बिजनेस, वॉट एवर जो भी उनको वो करना चाहते हैं, और उनको वो यूटिलाइज भी करती है इफ़िशिएंट मैनर में, मतलब विदाउट वेस्टिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेल्ड रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको वो एग्जॉस्टिव सर्वे करके, एक्सटेंसिव सर्वे करके उनको यूटिलाइज करती है. तो इसीलिए जो आपकी इकोनॉमी है वो ग्रेटर इफिशिएंसी हो जाती है मोनोपोली ना होने की वजह से, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में और उनके द्वारा रेगुलेट किए जाने के वजह से. सो नेक्स्ट वन इज़ कि ग्रेटर वेलफेयर ड्यू टू लेस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. लेस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की वजह से ग्रेटर वेलफेयर क्या होता है? अब इसमें क्या है कि जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि कंपेयर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें प्राइवेट ओनरशिप का एब्सेंस होता है. इसमें कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में. तो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं. तो प्राइवेट पार्टी या प्राइवेट कंपनी कैपिटल का एक्यूमुलेशन नहीं करती है, मतलब कि वो एक्वायर नहीं करती है, वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होती है. जो प्रॉफिट होता है वो किसी प्राइवेट पार्टी के हाथ में या प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता है. इसकी वजह से ग्रेटर वेलफेयर होता है. जितने भी सिटीज़न होते हैं, ऑल सिटीज़न वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट. जितने भी सिटीज़न होते हैं वो काम करते हैं
ना अपने वेलफेयर के लिए, नहीं स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एंड ईच इज़ पेड हिज रेम्यूनरेशन, और सबको अपना रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है प्रतिफल मिलता है, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उनके ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जितनी वो काबिलियत रखते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन का मतलब यहाँ पे वेजेस से रिलेटेड है, सैलरीज से रिलेटेड है। ऑब्वियसली अगर आप स्टेट के लिए काम कर रहे हो तो स्टेट आपको पे करेगी। तो आप जो भी आपका जो मेन टारगेट रहता है, वो टारगेट रहता है कि स्टेट के वेलफेयर के लिए आपको काम करना है, ना कि खुद के प्रॉफिट मोटिव से आप काम करते हो। थर्ड वन इज़ कि जितने भी रेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं एंड प्रॉफिट होती हैं, जो कि गवर्नमेंट डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करती है, कैरी आउट करती है, उनको वो पब्लिक वेलफेयर के लिए स्पेंड करती है। और पब्लिक वेलफेयर में कैसे स्पेंड करती है, लाइक उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको चीप एंड कंजीनियल हाउसिंग प्रोवाइड करना, मतलब सस्ते में उनको ज़्यादा हाउसिंग प्रोवाइड करना, उनके लिए घर बनाना, उनके लिए मकान बनाना, उनके लिए पब्लिक हेल्थ एमिनिटीज़ को प्रोवाइड करना, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कंट्री में बड़े तबके पर ग्रेटर वेलफेयर आप कर पाते हो, मीन्स गवर्नमेंट कर पाती है। थर्ड वन इज़ की एब्सेंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। मोनोपोलिस्टिक मतलब कि एकाधिकार, प्रैक्टिस माने रीति, तो इसमें एकाधिकार रीति का अभाव होता है ऐसी स्थिति में जहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सोसाइटी के जैसे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के जैसे वहाँ पे कोई पूंजीवादी व्यक्ति नहीं होता है, कोई प्राइवेट पार्टी नहीं होती है। सोशलिज्म में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टेट के थ्रू कंट्रोल होते हैं, इसलिए वहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं होता और मोनोपोली वहाँ एलिमिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो उसे एक्सप्लॉयटेशन से बच जाते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मोनोपोलिस्टिक इज़ एब्सेंट। अब ऑब्वियसली क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा कंपनी है या जहाँ पे एक ही कंपनी है, दो कंपनी है, वहाँ पे वो जो प्राइस पे प्रोडक्ट आपको बेचेंगी, जो भी गुड्स बेचेंगी, आप उसके लिए बाउंड हो जाते हो उसी प्राइस पर प्रोडक्ट बाय करने के लिए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप महंगी से भी महंगी चीज़ जो कि आप सस्ते में ले सकते हो उसको लोगे, क्योंकि आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सिटीज़न का, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो यहाँ पे सोशलिज्म का कंसेप्ट की वजह से मोनोपोलिस्टिक एब्सेंट है, जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी हद तक बच जाता है। ये अलग बात है कि सरकार खुद कीमतें बढ़ाते, दर बढ़ाते और वो आपका इनडायरेक्टली एक्सप्लॉयटेशन करे, जैसा कि होता है। बट हम उन पॉइंट्स पे नहीं जाते हैं, हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझने की कोशिश करो। हालांकि किसी भी कंट्री में कंप्लीट सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होता है, कंप्लीट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होता है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो 100% कैपिटलिस्ट हो या 100% सोशलिस्ट हो। उनमें परसेंटेज होता है, लाइक 60% वो कैपिटलिस्ट है, 40% वो सोशलिस्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, या कुछ ना कुछ रेशो ज़रूर होता है अगर आप प्रैक्टिकल बात करोगे तो। बट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंस्टेड ऑफ प्राइवेट मोनोपोली देयर इज अ स्टेट मोनोपोली ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइवेट मोनोपोली के बजाय सोशलिस्ट इकोनॉमिक कंसेप्ट के अंदर में स्टेट की मोनोपोली होती है, मतलब गवर्नमेंट की होती है, राज्य की मोनोपोली होती है, राज्य का एकाधिकार होता है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, जो कि ऑपरेट किए जाती है लोगों के वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट वन इसकी इन द स्टेट ओन फैक्ट्रीज, वो सारी फैक्ट्रीज जिसको स्टेट ओन करती है, जिन पे स्टेट का अधिकार होता है। सोशली यूजफुल कोमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस, जिनसे कि वो सारे कोमोडिटीज़, वो सारी वस्तुओं का उत्पाद किया जाता है जो कि समाज में लोगों के लिए लाभदायक हो, सोशली वो यूज़फुल हो। विच आर ऑफ हाई क्वालिटी, जो कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट लाए जाते हैं, एंड आर ऑल्सो रीजनेबली प्राइज्ड, और उनका जो कीमत रखी जाती है वो रीज़नेबल रखी जाती है, वो कम रखी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ले सके। अब कितनी हाई क्वालिटी होती है और कितना कीमत जो है वो दर रीज़नेबल रखते हैं, ये फिर एक अलग ही विषय है, हालांकि उस पर नहीं जाते हैं। बट उनका मेन जो टारगेट है, मेन एम यही होता है। फोर्थ वन इज़ की एब्सेंस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन। बिजनेस फ्लक्चुएशन का अभाव होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, फ्री होता है बिजनेस फ्लक्चुएशन से। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है गुड्स या सर्विसेज का, वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कंट्रोल करती है इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ द प्लान। जो उनकी प्लानिंग चल रही है, जो उनका टारगेट है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कंट्रोल करते हैं। इस वजह से यहाँ पे बिजनेस फ्लक्चुएशन कम से कम होता है। इसलिए ज़्यादा ये ना तो ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन करते हैं, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आती है। दस देयर इज़ नीदर ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि जितना पब्लिक को रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोडक्शन होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या भी
सोसाइटी में, समाज में नहीं होती है। इनके कुछ डीमेरिट्स भी हैं सोशलिज्म के। क्या डीमेरिट्स हैं? पहला तो है कि लॉस ऑफ कंज्यूमर सॉवरिनिटी, मतलब कि कंज्यूमर की सत्ता बोल सकते हो या संप्रभुता बोल सकते हो, वो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में कहीं खो जाती है। कैसे खो जाती है? क्योंकि कंज्यूमर को कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं होता है टू बाय वॉट एवर कमोडिटीज़ दे वॉन्ट, जो कमोडिटीज़ को वो बाय करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास विकल्प नहीं है। सरकार जो कीमत दर तय कर रही है, जो आपके सामने प्रोडक्ट्स को ला रही है, आप उन्हीं को बाय कर सकते हो। आप में से उठ कर के कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे कंसेप्ट में, ऐसी कंट्री जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती है, वहाँ पे प्राइवेट लोगों को ये बिज़नेस करने का अधिकार नहीं होता है। तो वहाँ पे आप वही चीज़ खरीदोगे, वही चीज़ ले सकोगे, उन्हीं कमोडिटीज़ को ले पाओगे जो कि सरकार आपको दे रही है, और उतनी ही क्वांटिटी आप ले सकोगे जितना एक प्रति व्यक्ति को सरकार ने अलाउ किया हो, उतनी क्वांटिटी लेने का, और फिक्स्ड प्राइस पर। क्योंकि फिक्स्ड प्राइस है, एक प्राइस है, और कोई और व्यक्ति पर्टिकुलर वो सामान, वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, इसलिए आपकी मजबूरी है वो सामान लेना सरकार से, सरकार की कीमत, सरकार की दर के अकॉर्डिंग। अगर सोशलिस्ट कंसेप्ट नहीं होता, कैपिटलिज्म कंसेप्ट होता, तो शायद जो सामान आप लेने जा रहे हो वो सामान कम कीमत पे कोई और व्यक्ति, कोई और कंपनी लाती, तो आप उससे वो सामान खरीदते। लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर की जो सॉवरिटी है, जो संप्रभुता है, जो इच्छा है, वो कहीं ना कहीं इनका अभाव हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये एक तरीके का डीमेरिट भी है सोशलिज्म के अंदर में। यही सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन है। अब मैं लाइन बाय लाइन रीड करके आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है कि एवरी पर्सन प्रोवाइडेड जॉब, हर एक व्यक्ति को जॉब प्रोवाइड किया जाता है स्टेट के द्वारा, बट वो अपनी जॉब को ना ही छोड़ सकता है, ना ही चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो छोड़ दे या चेंज कर दे। जो प्लेस उसको एलोकेट कर दिया गया काम करने के लिए, उसको उसी प्लेस पे जा कर के काम करना है, अलॉटेड बाय स्टेट, जो स्टेट ने अलॉट कर दिया। जो ऑक्यूपेशनल मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो सैंक्शन करती है स्टेट, उसको वो फॉलो करना ही करना पड़ता है। इसलिए आपके पास में कोई ऑक्यूपेशन का दूसरा फ्रीडम या दूसरी चॉइस नहीं होती है। तीसरा है कि मैल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कई बार जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उनका गलत तरीके से आवंटन हो जाता है, एलोकेशन हो जाता है। कई बार सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कमिट कर देती है मिस्टेक को, मतलब उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि सारा जो इंटायर वर्क है इज़ डन ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। जितना भी काम होता है वो ट्रायल और एरर बेसिस पे होता है। वो एक्सटेंसिव सर्वे करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, वो एक प्रोडक्ट को लाते हैं मार्केट में, सामान को बनाते हैं, कमोडिटीज़ को बनाते हैं। कई बार जो सिटीज़न है वो सामान खरीदते हैं, कई बार सिटीज़न सामान नहीं खरीदते हैं, रिजिड हो जाते हैं सिटीजन्स भी कि भैया हमको ये नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में सामान नहीं खरीदेंगे तो उनका वो सामान ख़राब हो जाता है। तो ट्रायल ऑन एरर बेसिस पे वो सारी चीज़ों को करते हैं। फोर्थ वन इसकी ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही। बट आप देखो इन सोशलिस्ट कंसेप्ट के टर्म्स में समझते हैं कि क्या होता है कि ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या, सोशलिस्ट इकोनॉमी सेट टू बी ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी भी बोलते हैं। बिकॉज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक मशीन की तरह ऑपरेट होती है। सो इट डज़ नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी इनिशिएटिव टू द पीपल टू वर्क हार्ड। ये लोगों को ऐसा इनिशिएटिव, मतलब ऐसा कुछ क्रिएटिवनेस नहीं होता है लोगों के मन में कि लोग नया चीज़ ट्राई करें या वो वर्क हार्ड करें, या पीपल वर्क ड्यू टू फियर ऑफ हायर अथॉरिटीज़। पीपल जो लोग होते हैं वो काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनके ऊपर बैठे लोग हैं उनसे उनको कहीं ना कहीं डर है, और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है काम करने का, और वो अपने पर्सनल गेन के लिए भी काम नहीं कर सकते, या उनका सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट हो इसलिए वो काम कर रहे हैं। तो हायर अथॉरिटीज़ के डर की वजह से वो काम करते हैं। तो तानाशाही भी एक तरीके से आप बोलते हो कि इन कॉन्सेप्ट में जो भी कंट्री इस कंसेप्ट को फॉलो करती है वहाँ पे तानाशाही जैसी चीज़ें होती हैं, बिकॉज़ वो अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके लाइफ में कुछ क्रिएटिवनेस नहीं है, वही रूटीन उनको फॉलो करना है, जो गवर्नमेंट ने जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो उनको असाइन कर दिया उसी हिसाब से चीज़ें उनको करनी है। तो यहाँ पे एक तरीके का डीमेरिट भी है। देयर इज़ नो डाउट दैट सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ बेटर देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिकॉज ऑफ इट्स ओवरवेलमिंग मेरिट्स। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो इसमें लिखा हुआ है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी काफ़ी मामलों में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ज़्यादा
ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और पर्सनल फ्रीडम का लॉस होता है। आप इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हो और इसी वजह से इस कंसेप्ट को डिसलाइक किया जाता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत सारे अभी नेक्स्ट और भी वीडियोस पे लेक्चर लेने वाले हैं और भी टॉपिक्स पे लेक्चर लेने वाले हैं। आप ज्ञान अड्डा की जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, लाइक जीएसटी, बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट तो है ही है, बिजनेस इन्वायरमेंट मिल जाएगा, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट मिल जाएगा। एंड ये कुछ चैप्टर्स को ख़त्म करने के बाद मैं आप सब लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैनेजमेंट सब्जेक्ट पे लेक्चर्स लूँगी, मतलब यूजीसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, यूजीसी जो नेट है उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट पे, ह्यूमन रिसोर्स पर मैं फोकस करके आपके लिए लेक्चर्स लूँगी। सो गाइज, अगर आपका कोई और भी टॉपिक है, डिस्पाइट कि आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपका कोई भी टॉपिक है फ्रॉम एनी अदर, इफ़ यू बिलोंग टू फ्रॉम एनी अदर कोर्सेज, इफ यू परसुइंग एनी अदर कोर्सेज, you can just drop your topic in the comment section and I will try to make the videos, customized video according to you very soon. Thank you guys for watching this lecture.